नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस हफ्ते हमारे साथ है एकेडमिशियन, ऑथर और कांग्रेस के लोकप्रिय प्रवक्ता गौरव वल्लभ। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव। मेरा जो पहला सवाल है वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। आप खुद एक फाइनेंस के बैकग्राउंड से आते हैं, नंबर क्रंचिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये जो Q1 जीडीपी फिगर्स हमारे सामने आए हैं, जहाँ पे ये कहा गया है कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 23.9%, आप उसे कैसे देखेंगे? क्योंकि जो जीएसटी की मीटिंग्स में जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने कहा कि भाई ये तो एक्ट ऑफ गॉड है और भगवान की दी हुई ये त्रासदी है और इस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो इसे आप कैसे देखेंगे? नीलू जी, देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? मोदी सरकार की शुरुआत होती है एक्ट ऑफ नेहरू से, फिर लाया जाता है एक्ट ऑफ पीपुल। आपको याद होगा पिछले साल जब गाड़ियों की बिक्री घटी तो बोला मिलेनियल्स ने ओला उबर का यूज करना चालू कर दिया, इसलिए गाड़ियां बिक गई। प्याज के दाम इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वित्त मंत्री जी प्याज नहीं खाती है। कानून के मंत्री ये बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में कोई संकट ही नहीं है क्योंकि फिल्में चल रही है, वो फिल्मों का ज्ञान देते हैं। तो एक्ट ऑफ नेहरू से आप आए एक्ट ऑफ पीपल पे, आपने लोगों पे कि भाई आप दोषी हो, गाड़ियां इसलिए नहीं बिक रही क्योंकि आप दोषी। फिर आ गया एक्ट ऑफ गॉड पे। तब मानोगे कि ये एक्ट ऑफ योर रॉन्ग पॉलिसीज हैं। और मैं इसका आपको सरकारी आंकड़ा ही दे रहा हूं, आपके दर्शक इसको समझ जाएंगे। बिल्कुल। 2016-17 में जिस साल नोटबंदी लागू हुई, 16-17 की जीडीपी 8.3% थी, 8.3%, जो 2019-20 में 4.2% हो गई। क्यों जीडीपी आधी हो गई? 16-17 की जो जीडीपी थी वो 19-20 में आधी क्यों हो गई? कौन सा एक्ट ऑफ गॉड था उसमें? कौन सा कोरोना था? वहां पे उस दौरान दो चीजें आपने करी थी, एक तो एक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन और एक एक्ट ऑफ रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। उसके कारण आपने जीडीपी आधी कर दी। फिर आप मार्च में आते हो, मार्च 2020 में, क्या आपने नीलू जी दुनिया के कोई देश में, क्योंकि आप स्वयं बहुत ज्यादा पढ़ती है, आपको पता है दुनिया के कोई देश में 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन हुआ कि 4 घंटे के नोटिस में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए, 4 घंटे के नोटिस पे माइनिंग बंद हो जाए, 4 घंटे के नोटिस पे कंस्ट्रक्शन बंद हो जाए? आप जब 4 घंटे के नोटिस पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे, जिसको मैं कहूंगा एक्ट ऑफ रॉन्ग लॉकडाउन, तो उसके बाद ये 23.9% पे ही नहीं जाके गिरेगी। नीलू जी, आपके दर्शकों को समझना चाहिए, 23.9% में अभी तक एमएसएमई की मंदी और असंगठित क्षेत्र को नहीं जोड़ा गया। लेकिन जो गौरव, जो प्रतिक्रिया जिस तरीके से सरकार की तरफ से आ रही है, जैसे कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यन ने कहा कि Q1 रिजल्ट्स खराब होने की सबको उम्मीद थी, अब वो Q2, Q3 और Q4 के रिजल्ट्स देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी त्योहारों का सीजन आएगा, एक स्टिमुलस पैकेज की बात कही जा रही है कि शायद एक स्टिमुलस पैकेज उन्हें दिया जाएगा लोगों को, और इससे शायद इकोनॉमी रिकवर करेगी। और अगर पूरे साल का हम जीडीपी फिगर देखें तो उन्होंने अभी ये अनुमान लगाया है कि 2% बढ़ोतरी हो सकती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये आपको कितना क्रेडिबल लगता है उनका ये एक्सप्लेनेशन? नीलू जी, या तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट नहीं पढ़ते, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात नहीं सुनते। दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 21 में जो ओवरऑल ईयर की जीडीपी -7 से 10% रहने की उम्मीद है। कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को पता नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट दे रही है? मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि वो कम ही सुर्खियों में रहते हैं, वो पता नहीं क्या करते हैं। पर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी बीमारी का हल करने के लिए पहले बीमारी को एप्रिशिएट करना पड़ता है कि बीमारी लगी है, बीमारी है अर्थव्यवस्था में। और जहां तक -23.9% की बात है, सरकार से मेरा एक ही सवाल है कि भाई कोरोना तो अमेरिका में भी था, इंग्लैंड में भी था, स्पेन में भी था, जर्मनी में भी था, सिंगापुर में भी था, चाइना में भी था, इंडोनेशिया में भी था। वो सब देश 23.9% से क्यों नहीं गिरे? वो सब की एवरेज डाउनफॉल 7 से 9% के बीच क्यों है? आप ही 23.9% पे क्यों है? आप में ऐसी क्या खासियत थी? तो उसका जवाब आप दे नहीं पाओगे।
समस्या ये है नीलू जी, अर्थव्यवस्था सिर्फ कोरोना से प्रभावित नहीं हुई है। ये एक्ट ऑफ जो गॉड के ऊपर अपनी नाकामियों का ठीकरा पल्ला झाड़ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, ये एक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, एक्ट ऑफ गलत जीएसटी एंड एक्ट ऑफ गलत नोट तालाबंदी। लेकिन इस बात पे तो नोटबंदी, जीएसटी और तालाबंदी जो गलतियां करी, उसके कारण आप 23.9% माइनस पे आ चुके हो और रिवाइज होके ये -30 से 35% जाने की उम्मीद। लेकिन गौरव, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जहां तक डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये सारे जो रिफॉर्म मेजर्स बीजेपी की सरकार लेकर आई थी, तो इस पर तो आलोचना कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो क्या आप सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट इस बात का नहीं देंगे कि कोरोना काल में दीज आर एक्सेप्शनल टाइम्स व्हिच कॉल फॉर एक्सेप्शनल मेजर्स एंड गवर्नमेंट हैज टू बी गिवन सम काइंड ऑफ अ कंसेशन? आर यू बीइंग वेरी हार्ड ऑन द गवर्नमेंट? मैं आपसे नीलू जी बहुत सरल शब्दों में बोलता हूँ, कोई भी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इसके लिए कोई अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी नोबेल लॉरिएट बनने की जरूरत नहीं। इकोनॉमी जब ही रिवाइव होगी ना, जब आपके इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा। बिना इन्वेस्टमेंट के इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है क्या? बिल्कुल। अब आप बताइए, 76% इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट दो जगह से आता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट। जब इकोनॉमी में CMIE कहता है कि 2 करोड़ 10 लाख पक्की नौकरियां गई है पिछले 5 महीने में, मैं कच्ची नौकरियां, डेली वेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, पक्की नौकरियां जो पेरोल पे होती है, जो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट होती है, 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने 5 महीनों में अपनी नौकरी खो दी। तो आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो अपनी सेविंग्स को बाहर निकालेंगे? नहीं तो गौरव, मुझे तो employment... आप जो फिगर्स दे रहे हैं वो सही है, लेकिन मुझे जो एक बात समझ में नहीं आ रही, और वो बात मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक वी शेप्ड रिकवरी की बात कर रहे हैं कि जितनी तेजी से इकोनॉमी हमारी गिरी थी, अब उतनी तेजी से वो अपलिफ्ट होगी। लेकिन जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि रिसोर्सेज कहां से आएंगे जब आम आदमी खर्च नहीं कर रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और जो बिजनेसेस हैं वो बिल्कुल फूक चुके हैं, उनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो कंजम्पशन है, उसका डिमांड है, वो सब कुछ भी चीजें नहीं है। तो ये जो वी शेप्ड रिकवरी की बात इस समय सरकार कर रही है, निर्मला सीतारमण ने कोई बात नहीं कही, लेकिन जिस दिन Q1 के रिजल्ट्स आए थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वाज सिटिंग ऑन ऑल द टीवी चैनल्स एंड गिविंग इंटरव्यूज सेइंग दैट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वी शेप्ड रिकवरी। तो ये वी शेप्ड रिकवरी आपको दिख रही है? आप मुझे वी शेप के एविडेंस तो दीजिए। वी शेप स्माइल करने से वी शेप रिकवरी नहीं हो सकती चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सर। आप मुझे इंडिकेटर दीजिए कि क्या इंडिकेटर है आपके पास वी शेप रिकवरी के। एम्प्लॉयमेंट नीचे गिरता जा रहा है, पक्की नौकरियां लोगों की जाती जा रही है, आपकी कोर सेक्टर में डी ग्रोथ लगातार चालू है, आपके जो हैवी जो इक्विपमेंट्स है उसकी सेल में लगातार कमी हो रही है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चालू नहीं हो पा रहे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो 65 to 70% की कैपेसिटी पर चल रही है। आप कह रहे हो वी शेप होगी। अरे मुझे कोई तर्क तो दो, फिर आप वी शेप क्यों? आप तो बोल दो अगले क्वार्टर में सब ठीक हो जाएगा, 20% ग्रोथ हो जाएगी। बोलने से काम नहीं चलता है। हर इकोनॉमिक ग्रोथ के पहले एक इंडिकेटर्स आते हैं कि भाई ये चीजें बढ़ रही है तो अब वी शेप होगी। जैसे अमेरिका में एक लास्ट बात, अमेरिका में जुलाई 2020 में 11 लाख नई नौकरियों का सृजन हुआ, जून 2020 में 48 लाख नई नौकरियों का सृजन हुआ। तो उनकी रिकवरी चालू हो चुकी है, पर हमारे यहाँ नौकरियों का सृजन हो नहीं रहा। कोर सेक्टर्स में भयंकर मंदी है। सर्विस सेक्टर जो कि मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज्यादा नौकरियां देता था, उसमें -20.6% की डिप है। आप कह रहे हो वी शेप हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि यू शेप भी हो जाए तो भी बहुत, मुझे तो एल शेप लग रहा है। एल कि ऊपर आ ही नहीं रहा है, वो नीचे ही जाके बैठा है मुझे। लेकिन गौरव एक बात, यू भी हो जाए तो एल होना चाहिए। चलिए आप यू शेप की बात कर रहे हैं वी शेप से, लेकिन गौरव जो मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे विद्वान पंडित मैं कहूंगी बैठे हैं फाइनेंस के, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, पी चिदम्बरम हो, आप जैसे लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी में, आपके लिए नंबर क्रंचिंग करना इजी है। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी में वाकई में जो अर्थव्यवस्था को समझने वाले लोग कम हैं? ऐसा क्या हो गया है कि जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय इतनी ज्यादा पटरी से फिसल चुकी है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी रिकवरी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, और जबकि आपकी पार्टी ने सुझाव एक नहीं कई बार दिया है और ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है।
चल रहा है और आगे भी देंगे, क्योंकि विपक्ष एज ए विपक्ष में हम जो अपोजिशन पार्टी है, हमारा कर्तव्य है। नीलू जी, आपके सवाल का एक ही उत्तर देता हूं। आपने इतने वर्ष हो गए आपको जर्नलिज्म करते हुए, आपने कोई एक सरकार के टेन्योर में 3 गवर्नर रिजर्व बैंक के बदलते देखा क्या आज तक? या इतिहास में कोई ऐसा है क्या? आपने कभी हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक के गवर्नर से इतिहास का जानकार देखा क्या? हमने देखा कि हिंदुस्तान के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुए, रघुराम राजन जी हुए, रेड्डी साहब हुए, बिमल जालान साहब हुए, जो इकोनॉमिक्स को समझते थे, या हिस्ट्री के जानकार। मैं हिस्ट्री का विरोधी नहीं हूं, पर हिस्ट्री के जानकार को इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर होना चाहिए, रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं होना चाहिए। मेरा ये सवाल है। दूसरी बात, आपने कभी नीलू जी सुना? आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आरबीआई का जितना भी बेजा इस्तेमाल है वो इस समय बीजेपी कर रही है? आर यू इंडिकेटिंग बिल्कुल दैट? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, आपने कभी सुना कि फाइनेंस सेक्रेटरी अपने टेन्योर के पहले ही इस्तीफा देके जा रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं काम ही नहीं कर सकता इनके साथ। आपने कभी सुना? ये हुआ सुभाष चंद्र गर्ग साहब पहले अपने टेन्योर के पहले इस्तीफा देके चले गए। आपने कभी सुना कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको कभी आपने सुना कि वो मिनिस्टर्स के साथ या सीईओ के साथ या ऐसी बैठकें कर रही है जिससे कुछ बाहर चीजें आ रही है? नीलू जी, एक शब्द बोल के खत्म करूंगा इस सवाल को। जब देश के प्रधानमंत्री जी मोर में और कुत्तों की ब्रीड में अपना समय लगाते हैं, तो वो सर्विस इंडस्ट्री के बारे में कहां समय दे पाएंगे? जब देश के प्रधानमंत्री जी का समय ये लगता है कि कोल्हापुरी चप्पलें 5 स्टार होटलों में रख दी जाए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर की समस्याएं कैसे सुलझा पाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये मोर, कुत्ते और ये चप्पलों से बाहर आके अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मनरेगा, इन पे फोकस करें, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है एक समग्र आप इकोनॉमिक मॉडल लेके आ सकते हो। पर आपको उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है, इतिहास के जानकारों की नहीं, अर्थशास्त्र के जानकारों की जरूरत है। ऐसे जानकार नहीं जो आपको नोट बंद करने की सलाह देते हो, ऐसे जानकार नहीं जो 4 घंटे के नोटिस पे कारखाने बंद करने की सलाह देते हो, ऐसे जानकार नहीं जो बिना तैयारी के आनंद फानन में रात को 12 बजे संसद खुलवा के जीएसटी लागू कराने की सलाह देते हो। ऐसे जानकार जो आपको सही सलाह दे और आप उन सही सलाह को जमीन पर उतारें, तो इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी हो सकती है। लेकिन जो उम्मीद की किरण है, क्या वो नजर आ रही है? क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े नाम माने जाते हैं अर्थव्यवस्था की बातचीत में, उनका सबका कहना है कि जल्द से जल्द भी जो हमारी इकोनॉमी है, अगर वो रिकवर करेगी तो वो 2022 के पहले नहीं है। तो अगर मैं एक लाइन में आपको कहूं कि आप क्या राय देंगे, हालांकि वो बात दूसरी है कि कांग्रेस की कोई राय मानती नहीं है जो मौजूदा सरकार है, लेकिन क्या राय देना चाहेंगे आप वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को और बीजेपी की सरकार को? नीलू जी, सबसे पहले तो आपको लोगों के मन में कॉन्फिडेंस भरना पड़ेगा। आपके, मेरे, आपके दर्शकों के मन में कॉन्फिडेंस भरना पड़ेगा कि इकोनॉमी रिवाइव कर सकती है। नहीं, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, दो सेकंड के लिए आपको रोकूंगी गौरव, जब आप कहते हैं कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो बीजेपी तुरंत एक काउंटर देती है कि ये तो भ्रम फैला रही है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को मेलाइन करने की कोशिश कर रही है। कॉन्फिडेंस तो लोगों के पास बीजेपी सरकार में है, और जो रेटिंग्स आई हैं और जिस तरीके की जो विश्वास और भरोसा लोग मोदी सरकार में जताते हैं, तो उससे तो ऐसा ही लगता है कि जो विपक्षी दल है वो झूठ बोल रहे हैं। जब आपकी सॉवरेन रेटिंग अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज गिरा देती है, तो आप कौन से कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो? जब 2 करोड़ 10 लाख पक्की नौकरी वाले लोग अपनी नौकरी गंवा देते हैं, तो आप कौन से कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो? जब अक्रॉस द सेक्टर लोगों की सैलरी में 30 से 40% का कट हो जाता है, आप कौन से कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो? जब सर्विस सेक्टर -20.6% पे आती है, आप कौन से कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो? जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -39% पे आके गिरता है, आप कौन से कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो? कॉन्फिडेंस के लिए दो सुझाव छोटे से बताता हूँ। नहीं, लेकिन गौरव, जो फिगर्स आप दे रहे हैं, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन एक क्विक सवाल आपसे एक लेना चाहती हूँ कि जो ये फिगर्स आप दे रहे हैं, तो जो भी
मैथ्स के और इकोनॉमिक्स के जो जानकार हैं वो इन नंबर्स को बिलीव करेंगे, लेकिन आम आदमी का क्या? अगर आप गांव में जाइए और आम आदमी से बात करिए तो जो एक जनरल परसेप्शन निकल कर आ रहा है कि ठीक है, ये अर्थव्यवस्था तो डगमगाई है कोरोना की वजह से, लेकिन मोदी जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ये जो एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों में और पढ़े लिखे लोगों में, जो कि फैक्ट्स और हार्ड फैक्ट्स को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। आप लोग हार्ड फैक्ट्स देते हैं, लेकिन कॉमन मैन के लिए अभी भी मोदी जी बहुत सही है, बहुत सही काम कर रहे हैं। नीलू जी, जब लोगों के घर में रोटी पानी की दिक्कत हो रही है ना, तो सबको समझ में आ रहा है कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। जब लोगों के पति, लोगों के पिता, लोगों के बड़े भाई, लोगों के छोटे भाई, छोटे बहन की नौकरियां जा रही है ना, तो सबको समझ में आ रहा है कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। एक छोटी सी बात कहूंगा, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। आप उसको न्याय योजना के नाम से दो, आपको लगता है न्याय योजना कांग्रेस की है, उससे आपकी 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 ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उसको आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्याय योजना बना दो, मुझे कोई इसमें परहेज नहीं है, पर आप लोगों के हाथ में पैसा दीजिए। आप उसको, चलिए, आप कह रहे हैं कि उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्याय में पैसा दीजिए। गौरव, आप ये एश्योरेंस दे दीजिए कि अगर उसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्याय स्कीम कर दिया तो कांग्रेस को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि आप अगर लोगों के हाथ में पैसा दोगे, भले किसी नाम से दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए अब देखते हैं। हालांकि जो भी रिफॉर्म मेजर्स अभी सरकार ने लिए हैं, सरकार भी इस बात को मानती है कि ये सारे मीडियम और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की बात इस समय सरकार में कर रही है, लेकिन जैसा गौरव भी अभी कह रहे थे कि जो इमीडिएट रिलीफ के लिए आम आदमी के जेब में जो पैसा डालना चाहिए वो सबसे बड़ी ज़रूरत है और उसको सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार गौरव वल्लभ से हमारी बातचीत रहेगी ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर। बने रहेगा स्वराज एक्सप्रेस के साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर हमारा खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड, और इस हफ्ते हमारे साथ हैं एकेडमिशियन, ऑथर और कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ। गौरव, अब फेसबुक कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लीडर जो डेरेक ओब्रायन है, उन्होंने पत्र लिखकर फेसबुक को ये बोला है, मार्क ज़ुकरबर्ग को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में ये लिखा है कि इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से उनकी पार्टी के जो पोस्ट्स हैं उनको डिलीट किया गया और ठीक उनकी पार्टी के फाउंडेशन डे के पहले
और अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो चुनाव को देखते हुए लगता है कि फेसबुक और बीजेपी की यानी कि केंद्र सरकार की कोई ना कोई साठगांठ नजर आ रही है। हाल में आपने देखा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी एक आर्टिकल निकला जिसमें देखा गया कि जो पब्लिक पॉलिसी इंडिया डायरेक्टर हैं आखी दास, उन्होंने मना किया कि बीजेपी लीडर्स जो कि हेट स्पीचेस में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं उनकी हेट स्पीचेस ना हटाई जाएं क्योंकि फेसबुक का बिजनेस इंटरेस्ट इससे सफर करेगा। ये एक बड़ी अगर तस्वीर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है इस समय? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि सरकार का डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में कोई विश्वास नहीं। उसका एक ही ध्येय है, येन केन प्रकारेण, बस सत्ता में बने रहे। और उसके लिए आप कोई भी जो मतलब जिस तरह के भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक काम कर रहे हो उसको आप बढ़ाते जा रहे हो। और ये बातें आज जो फेसबुक की बातें आई है, इसका सबसे पहले ये बातें आई वॉल स्ट्रीट जर्नल में, फिर टाइम मैगजीन ने भी इसके पूरे एविडेंसेस दिए। अब मुझे लगता है कि फेसबुक जो कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके अपने सिस्टम्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स है, वो अब इस चीजों को संज्ञान में लेगी और जो भी उनके इंडिया के लोग, जो इंडिया के पॉलिसी डायरेक्टर हो या पॉलिसी को हेड करने वाली मैडम हो जिनका आपने अभी नाम लिया, उनको तुरंत बर्खास्त करेगी। और जिस तरह से वो लोकतंत्र के अंदर इंटरफेयर कर रही है, ये मुझे नहीं लगता फेसबुक की पॉलिसीज के रिलेशन में सही है। आपने लोकतंत्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, आपने ऐसे ऐसे काम किए जिससे आपने एक पर्टिकुलर दल को प्रिफर किया। ये फेसबुक की पॉलिसी रिटर्न पॉलिसी में नहीं है। मैं बोलता हूं कि फेसबुक जैसी कंपनी जो कि जिसके पर्टिकुलर चार्टर बना हुआ है, उसको तुरंत इन चीजों का संज्ञान लेके और जो जो लोग इसमें दोषी पाए गए, जो मैडम दास का आपने नाम लिया, उनको बर्खास्त करें, एक इंक्वायरी कमेटी बैठाए कि क्या क्या हुआ और देश के सामने रखे कि हमने ये किया और इस कारण से ये गलतियों के कारण हमने देश के डेमोक्रेसी में ये आघात पहुंचाई। उस इंक्वायरी कमेटी का आउटपुट आना चाहिए। लेकिन गौरव, बीजेपी ने भी पत्र लिखा है फेसबुक को और कहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी कड़ी आलोचना लोग करते हैं, केंद्रीय मंत्रियों की बुराई काफ़ी होती है और उनके खिलाफ हेट पोस्ट्स लोग लिखते हैं। तो रविशंकर प्रसाद ने भी एक चिट्ठी लिखकर फेसबुक को ये कह दिया है कि उन्होंने कहा है कि राइट विंग और जो सेंटर ऑफ राइट आइडियोलॉजी के जो लोग हैं उनकी पोस्ट्स को बार बार डिलीट कर दिया जाता है या उनकी आलोचना की जाती है। तो एक तरीके का कंपीटिंग क्लेम है दोनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बीजेपी कहती है कि उनके पोस्ट को लोग हटा रहे हैं, उनके पोस्ट को ठीक से फेसबुक नहीं केटर कर रहा है। कांग्रेस उल्टी चीजें कहता है और अब तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है वो भी यही बात कह रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नीलू जी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ इंटरनेशनली रेनाउंड लोगों की एक कमेटी बनाई जाए जो कि अनबायस्ड लोग हो, अक्रॉस द वर्ल्ड के लोग हो, जिसमें जर्मनी का एक आदमी हो, स्पेन का हो, अमेरिका का हो, भारत का एक आदमी हो, जो एक्सपर्ट्स हो, और उस कमेटी को एक दायरा दिया जाए कि 2 महीने में आप अपनी रिपोर्ट बताओ और बताओ कि दिल्ली चुनाव से पहले क्यों किसी व्यक्ति के पोस्ट को डिलीट नहीं किया गया, जो व्यक्ति हेट स्पीचेस फैला रहा था उसकी पोस्ट को क्यों नहीं डिलीट किया गया, देश का जब चुनाव हो रहा था तो क्यों एक ही पोस्ट को अलग अलग तरीके से आप उसको प्रमोट कर रहे थे, क्या कारण थे, कौन लोग थे, उन लोगों का सामने आना जरूरी है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है, हमारे संविधान के लिए जरूरी है, हमारे लोगों के लिए जरूरी है। लेकिन तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ भाजपा की चिट्ठी का भी संज्ञान लो और कांग्रेस की चिट्ठी का भी लो और तृणमूल का भी चिट्ठी का भी लो। आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, आपको डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करने का किसी ने हक नहीं दिया। नहीं, लेकिन आप सोशल मीडिया जायंट कहलाता है फेसबुक, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग बुलाई गई थी कल देर शाम को, शशि थरूर ने जो बुलाया था, उस मीटिंग में तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य आ रहे हैं। जैसे कि फेसबुक की कोई क्लियर पॉलिसी, फेसबुक इंडिया की मैं बात कर रही हूँ कि फेसबुक इंडिया की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है हायरिंग पे। वहाँ पे क्विड प्रो को पे होता है कि ठीक है आप हमारे लोग रखो अपनी कंपनी में, उसके बदले में हम आपको एडवर्टाइजमेंट्स देंगे। तो इस तरीके की बातें आई हैं। उसके बाद जो एक दूसरी चीज़ सामने आई है कि किसी भी ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेंट को मोटो फेसबुक नहीं हटा सकता, भले ही वो ऑब्जेक्शनेबल हो, उस पर कोई पॉलिसी नहीं है। तो आपको लगता है कि फेसबुक
चाहे हम फेसबुक इंडिया की बात करें, चाहे वो किसी भी देश की हो, क्या फेसबुक इम्पार्शियल तरीके से क्या इस मामले की छानबीन कर पाएगा? नीलू जी, जब क्विड प्रो क्यो की बात फेसबुक के इंडिया हेड एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं हमारी कोई पॉलिसी ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। हम बार बार हम तो प्रूफ के साथ बोल रहे हैं कि ये पोस्ट क्यों नहीं हटी। दिल्ली चुनाव से पहले किसी एक व्यक्ति ने एक हेट स्पीच दी, वो पोस्ट क्यों नहीं हटी? वो पोस्ट अलग अलग नेम से क्यों प्रमोट की गई, अलग अलग हैंडल से क्यों प्रमोट हुई, उसका जवाब दीजिए। और जब आप स्वयं कह रहे हो कि कोई पॉलिसी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है इतने बड़ा प्लेटफॉर्म की अगर कोई पॉलिसी नहीं है, तो जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनती, मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए बोले कि जब तक पॉलिसी नहीं बनती, वी विल नॉट अलाउ यू टू ऑपरेट इन आवर कंट्री। इतना कड़ा संज्ञान, जब तक इतना कड़ा संज्ञान बीजेपी की सरकार ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, अभी इस पे बहुत डाउट है। लेकिन इंक्वायरी नीलू जी नहीं ले पाती है तो दोष किसका है? साबित हो गया। फिर तो जो हम कह रहे हैं वो सही है। चलिए गौरव, वक्त कम है, गौरव वक्त बहुत कम है। आपसे एक सवाल मुझे और भी करना है कि इस बार का जो मॉनसून सत्र संसद का बुलाया जा रहा है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, मास्क पहनने की बात की जा रही है, सब कुछ चीजें सुनिश्चित है, सिवाय इसके कि इट्स माइनस क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर को हटाना आप किस तरह से देखते हैं? नीलू जी, आईआईटी जेई के बच्चे परीक्षा देने जाए 10 लाख तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं जाओ। थोड़ा संक्षेप में आंसर दीजिएगा। हाँ, 15 लाख बच्चे नीट की परीक्षा दे तो कोई कोरोना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आवर से कोरोना फैलता है। भैया, क्वेश्चन आवर से कोरोना नहीं फैलता है, क्वेश्चन आवर से आपका झूठ बाहर आता है। आपका झूठ का वायरस है ना, वो बाहर आता है जनता के सामने। आप उस झूठ के वायरस को बचाने के लिए इस क्वेश्चन आवर को दबा रहे हो, क्योंकि आपको चीन के मुद्दे पे जवाब देना पड़ेगा, आपको बेरोजगारी पे जवाब देना पड़ेगा, आपको 23.9 माइनस का जवाब 5 ट्रिलियन वाले माइनस 23.9 पे नहीं। लेकिन राजनाथ सिंह की एक मीटिंग हुई थी, राजनाथ सिंह की एक मीटिंग हुई थी जो विपक्षी दलों से, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए अगर मिनिस्टर्स रिप्लाई देंगे तो बहुत सारे ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स आएंगे पार्लियामेंट के अंदर उनको ब्रीफ करने के लिए, और ऐसे में इतने सारे लोग जब संसद में इकट्ठे हो जाएंगे तो कैसे क्या होगा, और इन्फेक्शन तो फैलेगा ही। ऐसा राजनाथ सिंह ने। नीलू जी, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं कभी भी, पर मैं सारे मंत्रियों से पूछता हूं, ये 15 लाख बच्चे नीट की परीक्षा देने जाते हैं तो कोई इन्फेक्शन का डर नहीं है? जब 10 लाख बच्चे आज भी जेई की परीक्षा दे रहे हैं, कोई इन्फेक्शन का डर नहीं है? पर विपक्ष के सवाल का जवाब देने में इन्फेक्शन का डर है। इन्फेक्शन का डर नहीं है, ये आपके झूठ का वायरस को आप दबाना चाहते हो, कोरोना वायरस का आड़ लेके। चलिए फिलहाल वायरस को आप जितना दबाओगे हम उतना ही सवाल। फिलहाल संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा 14 सितंबर से, लेकिन हाँ, जहां तक क्वेश्चन आवर का सवाल है, लोग यही कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का हनन है, इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अब इस पर सरकार क्या कहेगी, कैसे करेगी, लेकिन सरकार फिलहाल ये बात बोल रही है कि जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस हैं उसका जो विंडो है वो अभी भी खुला हुआ है। 15 दिन पहले लोग अपने सवाल का भेज सकते हैं, तो ये सारा विंडो अभी खुला हुआ है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हमारे पास समय वाकई में बहुत कम है, एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू स्वराज एक्सप्रेस। तो ऑन रिकॉर्ड में इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।